तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो नानगोंग और उसके भाई के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाता है और वो लोग वहां पर मेंगलियार की सीनियर सिस्टर के जरिए उसे फॉरबिडन लैंड में इनवाइट करते हैं और वहां पर वो लोग जब उसे मारने की कोशिश करते हैं तो मेंगलियार उन लोगों पर काफी भारी पड़ने लगी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है, मगर वो तीनों एक साथ मिलकर उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं और उसे थोड़ा बहुत इंजर्ड कर देते हैं, जिसके बाद मेंगलियार वो अपनी सीनियर सिस्टर को नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। पर अचानक से योंगफाई अपना हेवन डिस्ट्रॉइंग पाल्म अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है और नानगोंग वो उसे अपने साथ वहां से बांधकर कहीं दूर ले जाती है। मगर योंगफाई को ऐसा लग रहा था कि शायद ये लड़की अभी भी इंजर्ड होने का दिखावा कर रही है, मगर दूसरी तरफ वो फेंगडू माउंटेन की तरफ जाने को तैयार हो गया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग जो कि फेंगडू माउंटेन जाना चाहते थे वो सारे ही ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाने वाले थे और सब लोग फेंगडू माउंटेन में एंटर करने से पहले एक एंशिएंट रून से गुजरने वाले थे। वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और वो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे, मगर योंगफाई भी उन लोगों के साथ था। वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां पड़ी हैं और कुछ लाशें हैं। ये नजारा देखकर उन लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा था कि शायद ये जगह काफी खतरनाक हो सकती है और कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर फेंगडू माउंटेन वो ऐसी जगह पर क्यों है, यहाँ पर हर तरफ कॉर्प्स बॉडीज पड़ी हुई है। हमें दिखाया जाता है कि उन कॉर्प्स बॉडीज में अभी भी जान बाकी होती है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वो कॉर्प्स बॉडीज अपने आप मूवमेंट करने लगती हैं और अभी तक उन लोगों ने उन कॉर्प्स बॉडीज को मूव करते हुए देखा नहीं था, मगर अचानक से एक ओल्ड मैन जैसे ही एक कॉर्प्स बॉडी को मूव करते हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। मगर बाद में वो देखते हैं कि वो सारी कॉर्प्स बॉडीज एक जगह रुकी हुई हैं, कोई भी मूव नहीं कर रहा। पर जैसे ही योंगफाई का पैर कुछ हड्डियों के ऊपर पड़ता है तो वहां पर बहुत सारे परिंदे उड़ना शुरू हो जाते हैं और वहां मौजूद जितनी भी कॉर्प्स बॉडीज होती हैं वो सारी की सारी खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज हों। उन्हें देखकर वो सारे ही लोग काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि कॉर्प्स बॉडीज को मारना इतना आसान नहीं होता। वो बॉडीज मरी हुई होती हैं और उन्हें दोबारा मारने के बाद भी वो फिर से खड़ी हो जाती है। यहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइपल इतने डरे हुए होते हैं कि वो सारे ही एक दूसरे के साथ सिमट जाते हैं, मगर योंगफाई सेंस कर लेता है। वो कहता है कि ये सारे लोग मरे हुए कॉर्प्स बॉडीज की तरह दिखावा कर रहे हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे कॉर्प्स वॉरियर्स वहां मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सबको रास्ता देकर उन्हें कहते हैं कि अंदर आ जाओ। ये कहने के बाद वो लोग उस दरवाजे से फिर एंटर करके अंदर चले जाते हैं, मगर जैसे ही योंगफाई जाने लगता है तो अचानक उसे फिर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और योंगफाई कहता है मैं इस फेंगडू माउंटेन के जैसे जैसे करीब आया हूँ मेरी फीलिंग्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे काफी ज्यादा उदासी फील होने लगी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ये फीलिंग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर हम लोग उस फेंगडू माउंटेन के अंदर का सीन देखते हैं। वहां पर एक जायंट स्टैचू मौजूद होता है और उसके सामने कुछ लोग हाथ में कुछ बेल्स पकड़े हुए एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके नीचे एक पैटर्न बना हुआ होता है जिसमें ब्लड बह रहा था। वो सारे के सारे लोग यहाँ पर एक सेक्रिफिकेशन करने वाले थे जिसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों को बांध कर बिठाया हुआ होता है और उन तीनों ही लोगों की आज बलि चढ़ाई जाने वाली थी ताकि वो लोग अपने एक नए कॉर्प डीमन को उस सेक्रिफिकेशन के जरिए रिवाइव कर सकें। और यहाँ पर योंगफाई को जब दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है तो योंगफाई पलट कर कहता है कि आखिर इस सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही है। मुझे एक मर्तबा जाकर देखना होगा कि आखिर उस माउंटेन में क्या है, पर ये सब कुछ मुझे छुप कर करना होगा। ये कहते ही वो वहां से अलग रास्ते की तरफ चला जाता है, मगर बाकी के सारे लोग वो उसी ओपनिंग सेरेमनी वाले ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो लोग एक बड़े से ग्राउंड के सामने आते हैं तो वहां पर हमें उस सेक्ट का एक मास्टर दिखाया जाता है जो कि उन लोगों का काफी देर से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वहां पर सब लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं तो वो मास्टर उन लोगों को वहां पर वेलकम करता है और उन लोगों से कहता है कि आपका हमारी सेरेमनी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो जानते होंगे कि हमारे सेक्ट की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, मगर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बोलता वहां पे खड़े हुए लोग बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बकवास बंद करो, हजारों साल पहले की हिस्ट्री को छोड़ो, तुम आज की बात करो। वो सेक्ट जो कि हजारों साल पहले मौजूद था वो खत्म हो चुका है। तुम कुछ बेवकूफ लोग हो जो कि एक नया सेक्ट ओपन कर रहे हो और तुम पुराने सेक्ट का नाम यूज कर रहे हो और लगता है कि शायद तुम लोगों ने उस सेक्ट के फाउंडर की कॉर्प बॉडीज को भी यूज किया है। मगर वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, आज के दिन हम लोग किसी को भी उसकी राइटियसनेस की वजह से या उसकी इविलनेस की
वजह से जज नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर ही जज किया जाएगा। मगर वो लोग उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉर बॉडीज को यूज किया है, तुम लोगों में खुद से कुछ भी नहीं है, तुम बस मामूली से वॉरियर्स ही हो। मगर वो मास्क वॉरियर सब लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कितने ताकतवर हैं, ना ही मुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं जो कुछ करने वाला हूँ उससे सब कुछ खुद से ही साबित हो जाएगा। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से वो प्लेटफॉर्म हिलना शुरू हो जाता है, जिस पर सारे ही लोग घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मगर वो लोग देखते हैं कि उस ग्राउंड पर अचानक से एक एनर्जी अपीयर हुई है जो कि डार्क एंड ब्लू एनर्जी है। वो एनर्जी बहुत ही तेजी से घूम रही होती है और सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या अपीयर होने वाला है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस एनर्जी के अंदर से एक डेड एंजल अपीयर होता है जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, और वहां पर उसके अलावा भी एक और एंजल मौजूद होता है जो कि एक लड़की की तरह लग रहा होता है, और वो एंजल ऑफ विल कहलाता है। उन दोनों ही एंजल्स को देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि इनके पास दो एंजल्स हैं। मगर यहाँ पर वो सेक्ट लीडर खड़ा होता है और वो उन लोगों से आकर कहता है कि अगर तुम लोग हमारी ताकत से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम लोग सामने आओ और हमसे मुकाबला करके दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों में कितना दम है। जो भी यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही इस पर राज करेगा। फाइट का सुनते ही वो सारे ही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एंजल्स को हराना उनके बस की बात नहीं है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहां पर एक वॉरियर आता है और वो आकर अपने मास्टर को बताता है कि मास्टर चेन डानजोंग की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है। मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योंगफाई वो उस माउंटेन के अंदर घुस आया था और वो वहां पर देखना चाहता था कि आखिर उस माउंटेन के अंदर क्या है जो कि उसे अपनी तरफ खींच रहा है। मगर वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग हाथ में बेल लिए हुए उस ग्राउंड पर नाचते कूदते हुए कुछ रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है और कहता है आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। मगर जो रिचुअल वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और जिस तरह का वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं, योंगफाई वो उसे पहचान जाता है और कहता है कि एंशिएंट टाइम में भी इस तरह का एक मंत्र पढ़ा जाता था मगर वो काम नहीं करता था। आखिर इन लोगों ने इस रिचुअल को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। मगर हमें दिखाया जाता है कि कॉर्प सेक्ट का एक मास्टर यहाँ पर मौजूद होता है और वो उस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए अपना आगे का प्रोसेस शुरू करता है और एक स्पेल क्रिएट करके जैसे ही उसे आगे की तरफ भेजता है तो वो पेपर स्पेल वहां पे मौजूद लोगों के ब्लड से उस सैक्रिफिकेशन को कंप्लीट करने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की बॉडी से वो सारा का सारा ब्लड खुद ब खुद ही बाहर निकलता जा रहा था, और जब वो ब्लड इतना ज्यादा बह जाता है कि नीचे वाला जितना भी पैटर्न होता है वो पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है, तो वो लोग फिर उस ब्लड को अपने रिचुअल के लिए यूज करते हैं और वहां मौजूद ब्लड पूल के अंदर उस सारे के सारे ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर वो बड़ा सा स्टैचू भी मौजूद था। और उसके साथ साथ वो लोग अपनी बॉडी से कुछ एनर्जी वेव्स भी रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद मोमबत्तियां भी बुझ जाती है। इतने में योंगफाई को याद आता है कि उस ओल्ड मास्टर ने बताया था कि फेंगडू माउंटेन में कुछ एंशिएंट कॉर्प बॉडीज मौजूद हैं और उसके साथ साथ कॉर्प ड्राइव सेक्ट के पास कुछ एंशिएंट रिचुअल परफॉर्म करने के लिए एंशिएंट मंत्र भी मौजूद हैं। मैं नहीं जानता कि उन लोगों के पास वो एंशिएंट बॉडीज अभी भी मौजूद हैं या नहीं। अगर वो वहां पे मौजूद है तो फिर वो जगह बहुत ही खतरनाक होगी। ये याद आने के बाद योंगफाई कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि वो ओल्ड मास्टर इन लोगों की ही बात कर रहा था। ये फर्स्ट बॉडी रिवाइव करने वाले हैं और उन 3 लोगों की बॉडी से जो ब्लड खींचकर निकाला गया था उसके बाद वो लोग पूरी तरह से स्केलेटन्स की तरह लग रहे होते हैं। और जब उनका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है तो वो सारे लोग उस जायंट स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और लायन किंग कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं। इतने में हम लोग वहां पर उस ब्लड पूल के अंदर से एक कॉफिन को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि अपने आप ही ऊपर आ जाता है और उसे देखकर वो सारे के सारे लोग फिर से उसके आगे झुककर उसे वहां ग्रीट करते हैं। और यहाँ पर योंगफाई कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कॉर्प बॉडी कोई गॉड की कॉर्प बॉडी है। क्या ये कोई एंशिएंट गॉड है या फिर ये शी यूरेन है। और फिर हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सेक्ट मास्टर बाहर खड़े हुए वॉरियर्स से कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम लोग लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे, क्या तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगता है तो पीछे से फिर एक बंदा आवाज देते हुए कहता है कि लगता है कि तुम लोग लड़ाई में काफी एक्साइटेड हो।
मैं तुम लोगों से मैच लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां से एक और वॉरियर आ रहा होता है और वो आते ही कॉर्प ड्राइव सेक के मास्टर से कहता है कि चलो मैं आ गया हूँ, तुम लोग अपने कौन से वाले एंजल को भेजना चाहते हो या फिर तुम दोनों के दोनों एंजल्स को एक साथ भेजोगे। ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा इतना एरोगेंट कैसे है, ये एक साथ दो एंजल्स को लड़ने के लिए बुला रहा है। मगर वहां पे मौजूद कॉर्प ड्राइव सेक का वो मास्कमैन कह रहा होता है कि ये बंदा कुछ अजीब सा है, मुझे इसकी बॉडी से कोई भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही, ये नॉर्मल ह्यूमंस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मगर कॉर्प ड्राइव सेक के लोग कहते हैं कि तुम पहले अपना रियल नाम तो बताओ कि तुम्हारा रियल नाम क्या है, क्या तुम कोई की रिफाइनर हो। तो वो वॉरियर हंसते हुए कहता है कि मेरी क्या मजाल के मैं खुद से मैदान में उतरूं, मैं तो बस अपना ये छोटा सा नेक्रोमेंसर लेकर आया हूँ। हम लोग देखते हैं उसके हाथ में एक छोटा सा नेक्रोमेंसर ट्रेजर होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। उस ट्रेजर को देखकर सब लोग चौंक गए थे कि आखिर इस तरह का ट्रेजर कैसे एग्जिस्ट करता है। मगर हम लोग देखते हैं कि वो वॉरियर उस नेक्रोमेंसर के अंदर से कुछ एनर्जीज रिलीज करता है जो कि फौरन से उस ग्राउंड पर आती हैं और फौरन से कुछ घोस्ट का शेप ले लेती हैं, जिस पर वहां खड़े हुए लोग कहते हैं कि ये क्या ये कोई रियल घोस्ट है। मगर यहाँ पर वो येलो हेयर्स वाला वॉरियर कह रहा होता है कि जाओ मेरे घोस्ट, जाकर पहले जरा इन क्रिमिनल एंजल्स को खत्म कर दो। इतना कहने के साथ वो सारे के सारे घोस्ट एक साथ ही उन एंजल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो मास्कमैन फौरन से अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए उन एंजल्स को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं एक एंजल को जब ऑर्डर मिल जाता है तो वो फौरन से हवा मुंह पर आता है और कुछ पोर्टल्स क्रिएट करते हुए अपने एंजल फीदर्स की बारिश कर देता है जो कि बहुत ही तेजी से उन घोस्ट के ऊपर बरस रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो फीदर इतने ताकतवर होते हैं कि जिस भी घोस्ट से टकराते हैं उसे वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं और देखते ही देखते एक एक करके वो फेदर्स उन घोस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, जिसके बाद सिर्फ कुछ ही घोस्ट बाकी बच गए थे मगर वो भी उन एंजल्स तक पहुंचने से पहले ही मार दिए जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है वो घोस्ट जब मर जाते हैं तो वो फिर से एनर्जी फॉर्म में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक कंबाइन खतरनाक बॉडी का शेप ले लेते हैं जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर वो नेक्रोमेंसर वॉरियर उस ट्रेजर के जरिए दोबारा से उस बॉडी को कंट्रोल करता है और जैसे ही उस एंजल को मारने की कोशिश करता है तो वो एंजल फौरन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मगर वो घोस्ट उस पर दोबारा से आकर वार करता है और इस मर्तबा भी वो एंजल पीछे हट जाता है और उस घोस्ट से जान छुड़ाने के लिए वो फिर ऊपर आकर एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस घोस्ट के करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही वो घोस्ट उसके करीब पहुंचने वाला होता है तो वो एंजल उसके ऊपर एनर्जी की बौछार कर देता है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो घोस्ट उसे रोक तक नहीं पाता और वापस से पीछे हट जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो एंजल दोबारा से एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को ही उस घोस्ट के ऊपर दे मारता है जिससे वो घोस्ट उससे टकराता है तो वो पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में बिखर जाता है। ये देखते ही कॉर्प ड्राइव सेक का मास्टर कहता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मगर तुम इस फाइट में कुछ कर ही नहीं पाए। मगर वो वॉरियर कहता है हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम लोग इतने कैपेबल होगे। मैं बस एक छोटा सा रिसर्चर हूँ और मैंने डेड बॉडीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। मुझे यही पता चला है कि तुम लोगों ने डेड बॉडीज को अपने मकसद के लिए बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। यकीन जानो मुझे तुम लोगों से जरा भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम लोगों के हाथ वाकई में एंजल बॉडीज लग गई थी तो तुम्हें उन्हें डेड बॉडीज की तरह यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। चलो अब खेल को शुरू करते हैं, ये तो सिर्फ वार्म अप मैच था, असल लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी एनर्जी गोल्डन कलर की होती है और वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को आज एक रियल गॉड दिखाने वाला हूँ। इतने में हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस एनर्जी के बीच में से एक गोल्डन बॉडी अपीयर होना शुरू हो जाती है। वो गोल्डन बॉडी असल में एक गोल्डन एंजल की होती है जो कि 6 रैंकिंग का गोल्डन एंजल होता है। ये देखकर कॉर्प ड्राइव सेक के लोग भी हैरान हो गए थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास 6 रैंकिंग का गोल्डन एंजल मौजूद है। और यहाँ पर वो वॉरियर कॉर्प ड्राइव सेक के लोगों से कहता है कि इस बॉडी को अच्छी तरह से देख लो, उम्मीद है कि तुम लोग इससे सेटिस्फाई हो जाओगे। यहाँ पर वो गोल्डन एंजल जब अपनी आंखें ओपन करता है तो उसे अपने सामने वो 2
क्रिमिनल एंजल्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो फौरन से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही यहाँ पर वो एंजल आपस में फाइट करते हैं तो उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन किसे मार रहा है। मगर गोल्डन एंजल वो फौरन से अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उस क्रिमिनल एंजल की बॉडी के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और वो नेक्रोमैंसर वॉरियर अपनी एनर्जी के जरिए उस दूसरे वाले एंजल को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर कॉर्प ड्राइव सेक का मास्टर जब ये देखता है कि वो गोल्डन एंजल उस दूसरे एंजल को कंट्रोल कर रहा है तो वो कहता है कि अब समझ में आया कि ये बंदा यहाँ पर क्यों आया है, ये हमसे हमारे ये डेड एंजल्स छीनना चाहता है। वो लोग अपने उन कॉर्प एंजल्स को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो गोल्डन एंजल उस कॉर्प एंजल को अपनी तरफ से पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेता है। मगर वहां पे मौजूद वो दूसरा एंजल जब उस गोल्डन एंजल को मारने के लिए जा रहा होता है और अपने उस फॉलन एंजल को बचाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो फॉलन एंजल पहले से ही गोल्डन एंजल के कंट्रोल में आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी क्रिएट करते ही अपने ही उस फॉलन एंजल पर हमला करके उसे जमीन पर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि कॉर्प ड्राइव सेक के एंजल को इसने हरा दिया है। और यहाँ पर वो कॉर्प ड्राइव सेक का मास्टर कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही इसके लिए तैयारी कर रखी थी। मगर वो मास्क मैन कहता है कि मास्टर हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, स्पिरिट से लड़ना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। मगर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं बस अपने सेक्ट का नाम बनाना चाहता हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर हार गया तो फिर मेरे सेक्ट की सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, फिर कोई भी मेरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करेगा। पर अगर हम लोग आज यहाँ पर अपना सिक्का बिठा देते हैं और ये फाइट जीत जाते हैं तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में हमारा नाम बन जाएगा और हमारे सेक्ट की रेपुटेशन भी वापस आ जाएगी। हमें यहाँ पर आज ताकत का एक डेमो दिखाना ही पड़ेगा, वरना हमारे कॉर्प ड्राइव सेक्ट को ओपन करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर वो नेक्रोमैंसर वॉरियर एक जगह खड़ा हुआ होता है और कहता है कि देखता हूँ अब ये लोग क्या करना चाहते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो सेक्ट मास्टर अपने उन जूनियर्स के साथ मिलकर फिर से वही बेल्स हाथ में पकड़ता है और एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और वहां पर गॉड वांग को इनवाइट करते हैं। उन मैजिक बेल से निकलने वाली वेव्स वो सीधा उस फेंगडू माउंटेन तक जा पहुंचती हैं, जिसके अंदर वो कॉफिन मौजूद था और वहां मौजूद लोगों को सेक्रीफाइस करके उस कॉफिन को समन कर लिया गया था, जिसके अंदर एक बॉडी मौजूद थी। और वो सारे के सारे लोग उस बॉडी के आगे झुके हुए होते हैं और उसे वहां पर वेलकम करने के लिए तैयार थे। मगर योंगफे को कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स आ रही थी, जैसे कि उस कॉफिन के अंदर जो भी शख्स मौजूद है वो योंगफे का कोई जानने वाला है। जब उस कॉफिन के अंदर से एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है तो योंगफे वो उस एनर्जी को फील करता है और कहता है कि मास्टर क्या ये आप हैं? ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर उसे फिर से वही लेडी वॉइस सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि आखिर ये वॉइस है किसकी और इस वॉइस को सुनकर मैं इतना ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। मगर उसे उस कॉर्प बॉडी में कुछ दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि ये कॉर्प बॉडी असल में एक लड़की की है। उस बॉडी को देखते ही वो अजीब तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है। मगर उसे फिर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इस बार योंगफे पहचान जाता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यूशिन की है, जिस पर उसे इतना जोर का झटका लगता है कि वो हैरान रह जाता है और कहता है ये नामुमकिन है। मगर इतने में वो कॉफिन उस गुफा से निकलकर सीधे बाहर की तरफ चला जाता है, जहां पर वो ग्राउंड में लोग मौजूद थे और उस कॉफिन को समन कर रहे थे। और योंगफे भी उसके पीछे पीछे वहां पर उस ग्राउंड की तरफ चला जाता है। जब वो देखता है कि वो कॉफिन बाहर आ गया है तो अचानक से क्लाउड्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और मून भी पूरा का पूरा रेड हो गया था। यहाँ पर जमीन के नीचे से रेड फ्लावर्स निकलना शुरू हो गए थे। और जैसे ही वो कॉफिन नीचे आकर उन लोगों के सामने पहुंचता है तो वो सेक्ट मास्टर हंसते हुए कहता है कि तो फाइनली उसकी एंट्री हो ही गई है। वो वहां पे मौजूद सब लोगों से कहता है कि आओ और आकर देख लो, आज तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मेरे सेक्ट की पावर क्या है। हमारा सेक्ट वो कल्टीवेशन किंग है। और योंगफे वो उस कॉफिन के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ था। वो देखता है कि वो कॉफिन ओपन होने लगा है, मगर उससे पहले वहां पर उसे कुछ रेड फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो कि उस कॉफिन के आसपास मौजूद थे। जैसे ही वो कॉफिन खुलता है तो उसके अंदर से एक लड़की का हाथ बाहर निकल आता है और वो लड़की
लड़की जब बाहर आती है तो वो सीधा एक बड़े से रेड फ्लावर के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और हम लोग देखते हैं वो लड़की असल में रेड ड्रेस में होती है और योंगफाई उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही यूशिन है। उसकी सबसे पहली मोहब्बत, जिसके बाद उसे पास्ट लाइफ वाली बातें याद आती हैं जब यूशिन ने मरते हुए उससे कहा था कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे, मुझे हमेशा याद रखना, मेरा नाम यूशिन है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।